हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 43 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें आज हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है उसी को एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। फोर्स क्या है? यह है किसी भी काम को करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट जो हमें खींचनी है या फिर उसको धकेलना है, पुल करना है या पुश करना है, तो हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं। कोई दरवाज़ा है, डोर है, डोर को बंद करना है तो हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। या फिर बंद दरवाजे को खोलना है तो हम पुश करते हैं, तो हम यहाँ पर फोर्स इस्तेमाल करते हैं। कोई गेंद रखी हुई है, बॉल है, उसको हमें किक मारते हैं तो वो भागने लगती है, तो यहाँ पर भी हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है? फोर्स किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आता है, या फिर जो मोशन में है उसको स्थिर कर देता है। जैसे कि गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। इसी तरह से कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके डायरेक्शन को भी बदल देती है। जैसे कि साइकिल है, उसके हैंडल पर ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाती है, या फिर हैंडल को घुमाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। गाड़ी की स्टीयरिंग से हम गाड़ी की डायरेक्शन को बदल देते हैं। तो इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से उसके शेप एंड साइज को भी हम बदल सकते हैं। जैसे कि हथौड़ा मारते हैं तो पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, तो फोर्स का इस तरह से इस्तेमाल होता है। अब फोर्स दो तरह की होती हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अब देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो तरह का फोर्स लगता है, पेयर में फोर्स लगता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो पेयर में जो फोर्स लगता है, दो बल लगते हैं, अगर वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। यानी जितना एक्शन का फोर्स है उतना ही रिएक्शन का फोर्स है, तो फिर क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। और फिर ऐसे में क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम खेलते हैं, रस्साकस्सी खेलते हैं, तो दोनों तरफ मान लो दो दो जने खड़े हैं, दोनों का फोर्स बिल्कुल बैलेंस है, समान है, तो फिर रस्सी एक भी तरफ को नहीं जाएगी, बीच में ही रहेगी। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि इनका रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है, 0 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर दैन 0 है। तो इसमें क्या होगा कि अगर दो दो जने मिल करके किसी रस्सी को खींच रहे हैं, दो एक तरफ, तो जिनका फोर्स ज़्यादा होगा रस्सी उस तरफ खींच जाएगी। तो इस तरह से बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब यह फोर्स का यूनिट दिया, फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको न्यूटन भी बोलते हैं। अब 1 न्यूटन क्या है? 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास। यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है, तो उसमें अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जिस फोर्स को लगाने से, तो वो फोर्स 1 न्यूटन कहलाता है। अब यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन दिए हुए हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम देखते हैं सबसे पहले। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और in uniform motion along a straight line unless compelled to change the स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहना चाहती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही चलना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो। यानी इसमें ये दिखा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो जैसी जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहे। अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। इस सारे में एक टर्म आता है इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है वो क्या है? इनर्शिया है टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज का विरोध करना। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में कोई चेंज लाना नहीं चाहती है, वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है, और वो चेंज का रेसिस्टेंस करती है, विरोध करती है। इसको इनर्शिया बोलते हैं। दूसरा इसमें आ गया मास। तो मास क्या है? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को जो हम मेजर करते हैं वो उसके मास से करते हैं। ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा। मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा।
तो मास कम इनर्शिया कम, यानी कि भारी जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके वेट ज़्यादा होता है तो उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है, जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं उनका इनर्शिया कम होता है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो उस पर जो भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया गया है उसके प्रोपोर्शन में होता है, और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये सब हमने निकाला हुआ है, और F इक्वल टू ma ये भी हमने निकाला हुआ है। तो इसमें भी यही है कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा। जैसे कि बंदूक की गोली का उदाहरण दिया कि एक बंदूक की छोटी सी गोली है, वैसे तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब उसको बंदूक में गन में डालकर उसको चलाया जाता है तो इससे इंसान की जान भी चली जाती है। मतलब मास तो थोड़ी है लेकिन वेलोसिटी बहुत अधिक है, इसीलिए वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है, हार्मफुल हमारे लिए हो जाती है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। मतलब किसी भी एक्शन के बराबर में क्या होता है? रिएक्शन होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे ज़मीन पर हम चलते हैं, पैरों से ज़मीन को दबाते हैं, है ना, और फिर क्या होता है? उस एक्शन के अपोजिट ज़मीन भी हमारे पैरों को फोर्स लगाती है, जिससे हमारा पैर ऊपर उठता है। इस तरह से हम चलते हैं। इसी तरह से एक रॉकेट का उदाहरण था कि है ना, रॉकेट है और वो उसमें ईंधन भरा होता है, तो नीचे जितना वो धुआं छोड़ती है नीचे की तरफ, उतना ही वो ऊपर की तरफ उस पर फोर्स लगता है और वो ऊपर उठती है। तो इस तरह से हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे। इसमें क्या है? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेयर देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें यही बताया गया है कि मोमेंटम, यहाँ देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जो वो कंजर्व रहता है ना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो एक दूसरे पर जब कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन होता है, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम अनचेंज होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है और वो कंजर्व रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। और इसमें हमने देखा था MAUA प्लस MVUB इक्वल टू MAVA प्लस MVBB। तो इस तरीके से इसमें कंजर्व रहता है मोमेंटम। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसी बात को यहाँ पर ये सारा समझाया गया था, इसमें सारा वही कुछ समझाया गया था। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स, तो आपको यहाँ पर ये 1 न्यूटन फोर्स का डेफिनेशन ये है। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास। तो यहाँ से पूरा ही ये लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। तो मोमेंटम का SI यूनिट आपको हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन, है ना। यहाँ लिखा भी हुआ है, आप या तो यहाँ से लिख लीजिए या ऊपर आपके लिखा हुआ उससे लिख लीजिए। थर्ड है स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन। तो 3 लॉज ऑफ मोशन आपके यही हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो आप इसको यहाँ से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 2 एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें कोई भी 2 एप्लीकेशन आप लिख लेंगे। कराटे प्लेयर ब्रेक्स ए स्लैब ऑफ स्टोन विथ ए सिंगल ब्लो। कराटे प्लेयर एक ही बार में स्लैब को तोड़ देता है, तो एक एग्जाम्पल ये लिख लेंगे। सेकंड लिख लेंगे बुलेट्स हार्म ओनली व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन। गन से जब बुलेट छूटती है तो वो हार्म करती है। ये 2 आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन इनर्शिया। तो इनर्शिया की डेफिनेशन यही दी है, टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज, इसी को कहते हैं इनर्शिया।
तो आप इसको लिख लेंगे यहाँ से। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट पूरी हो गई और मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं तो अपने फ्रेंड्स को अवश्य शेयर करें। थैंक यू।